सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं एक नए और ज्वलंत विषय के साथ। ये विषय है एमपीपीएससी 2022 के मेंस के सेकेंड पेपर के बारे में जानकारी देना और उस पर डिस्कस करना। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एमपीपीएससी 2022 के मेंस का दूसरा पेपर हो चुका है। तो इस पेपर का स्तर क्या रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखिए पेपर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। दूसरा पेपर है ये 2022 का, ये दूसरा पेपर है। इसमें भी वही पैटर्न रखा गया है जो पहले पेपर में रखा गया था, यानी जो 3 मार्कर्स हैं उनको 15 से 20 शब्द में लिखने के लिए यहाँ पर भी कहा गया है, जैसे फर्स्ट पेपर में कहा गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बारे में पहले से आयोग ने कोई डिक्लेयर नहीं किया है, तो पहले पेपर में स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी लिखने में। और अब स्टूडेंट को पता चल गया कि 3 मार्कर्स 15 से 20 वर्ड्स में लिखना है, तो अब इस पेपर में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं गई होगी। और जो आपको कॉपी दी गई है उसमें 3 लाइन 3 मार्कर्स के लिए दी गई हैं, तो जानकारी होने के बाद जो है स्टूडेंट को लिखने में कोई समस्या नहीं रही होगी मेरे ख्याल से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस पेपर के 3 मार्कर। सबसे पहले भारतीय संविधान के 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में क्या जोड़ा गया, ये पहला इसका क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा इसमें एसआर बम्बई केस में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायमूर्ति ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग कहा। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है। एसआर बम्बई जो केस है ये 1994 का है, 11 मार्च 1994 का। इसमें 11 न्यायाधीश थे और इसमें खास तौर से जो बात कही गई थी वो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड बात कही गई थी, तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ माना जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है, ये जो है इसमें कहा गया। तो इसमें आर्टिकल 246 है, 248 है, 249, 50, 52, 53, ये आर्टिकल इसमें आपको बताने हैं। हम आगे अलग से पूरे पेपर पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पेपर कैसा आया है, उसका लेवल क्या था, क्या क्या क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे गए थे। तो ये जो पेपर है ये पेपर पुराने पेपर यानी पिछले वर्ष के पेपर की अपेक्षा लगभग इक्वल कहा जाएगा। मतलब 3 मार्कर्स थोड़ा सा इसमें अलग पूछे गए हैं। इसमें क्या है कि एक नया पैटर्न यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ कोटेशन पूछ लिए हैं, है ना। जैसे ये कोटेशन है, राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति के आधार स्तंभ हैं, ये जो है एक कोटेशन यहाँ पर पूछा गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक नया पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला है कोटेशन का, है ना। मुख्य निर्वाचन आयोग पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये क्वेश्चन है, संसद के संबंध में है ये। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की थी, ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि 1958 में पहली परीक्षा आयोजित की थी, 1956 में गठन हुआ था, ये नोट्स में क्लियर मेंशन किया गया है। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय किस पद्धति से है, ये क्वेश्चन है। सहकारी बैंक सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को किस दर से ऋण प्रदान करते हैं। भारत में दूरसंचार सेवा का प्रारंभ कब किया गया, ये क्वेश्चन एमपी से रिलेटेड पूछ लिया गया है। और ये मीडिया की भूमिका से संबंधित क्वेश्चन है।
हितोपदेश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित रचयिता है। ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है ना, मतलब इसका कोई सिलेबस में बेस नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस नवीन विचारधारा को विकसित किया? इसका नाम आपको लिखना है ना। जब तक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, उससे सांस्कृतिक सृजनात्मकता की आशा करना व्यर्थ है। ये दूसरा कोटेशन पूछा गया है। तो ऐसे दो कोटेशन जो है 3 मार्कर्स में पूछे गए हैं, जो पहले इस तरह के कोटेशन बहुत रेयर केस में पूछे गए हैं। विकास प्रशासन की अवधारणा को पल्लवित विस्तारित करने का श्रेय किसको जाता है? ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। विकास प्रशासन से संबंधित जो इसकी अवधारणा के जनक कहे जाते हैं, उसमें एडवर्ड विडनर का नाम आता है, जॉर्ज ग्रांट का भी नाम आता है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ड विडनर के बारे में पूछा गया है, तो एडवर्ड विडनर का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। प्रत्यायोजन की डेफिनेशन देना है ना, सत्ता का हस्तांतरण होता है प्रत्यायोजन। नियंत्रण के निर्धारक तत्व किन्हें कहते हैं? अब ये अधूरा क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। होना चाहिए नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र का निर्धारक तत्व। ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत क्वेश्चन है ना। इंग्लिश में लिखा है व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल। तो इंग्लिश में भी जो है गलत लिखा हुआ है और हिंदी में भी गलत लिखा है। होना चाहिए नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र के निर्धारक तत्व किन्हें कहते हैं? स्पैन ऑफ कंट्रोल इसको इंग्लिश में कहा जाता है। वैसे निर्धारक तत्व है कार है, समय है, स्थान है, व्यक्तित्व है, जो लूथर गुलिक ने बताए, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो इसमें आयोग को बोनस मार्क देना पड़ेगी, मेरा ऐसा कहना है, बाकी आयोग डिसाइड करें। तो ये हो गए 3 मार्कर्स। इसके बाद 5 मार्कर्स। संविधान के मूल ढांचे से आप क्या समझते हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन है। मूल ढांचे के न्यूनतम किन्हीं 5 अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मूल ढांचे के अंतर्गत जो 5 तत्व मेन है उनके बारे में इसमें बताना था। मूल ढांचा जो उसकी डेफिनेशन है उसका उल्लेख करना था। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में से गिना जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि 3 मार्कर्स टफ पूछे गए हैं, 5 मार्कर्स उतनी ज़्यादा टफ नहीं है। हम आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की विवेचना की, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है ये, है ना। आर्टिकल 143 के बारे में इसमें बताना है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की क्या प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना। राज्यों की सहमति से संसद जो है एक अधिनियम पास करके ऐसा करती है ना। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के उदय के कारकों की समीक्षा कीजिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछा गया है, 106 जो अमेंडमेंट है उससे जोड़ करके इसको पूछा गया है। तो उसका उस अधिनियम का नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कुछ रेफरेंस यहाँ पर देना जरूरी है। ठीक है। आगे ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की भूमिका स्पष्ट करना क्लियर क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राजनीति और राजकर्म के विविध आयामों की विवेचना कीजिए। ये थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, वैसे इतना टफ नहीं है। सामाजिक लोकतंत्र से अंबेडकर का क्या अर्थ था, विवेचना कीजिए। ये भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है। अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के मूल सरोकार कौन से हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के पूछा गया है, थोड़ा सा वर्डिंग की प्रॉब्लम है इसमें। बाकी क्वेश्चन सीधा सीधा है ना। जो 6 चरण हम पढ़ते हैं उन्हीं के अंतर्गत हमें जो है सरोकार बताना है ना। एक अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का जो विकास है उसके अंतर्गत मेन जो पॉइंट है, जो चरण है, उनका उल्लेख यहाँ पर करना था। प्राधिकार और उत्तरदायित्व में क्या अंतर संबंध है? ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी इस तरह क्वेश्चन आ चुका है और मेरे जो नोट्स हैं उसमें क्लियर ये चीज़ दी गई है ना। ज़्यादातर चीज़ें नोट से ही पूछी गई हैं।
पब्लिक एड का जो मेरा नोट्स है और इंडियन पॉलिटी का जो मेरा नोट्स है उससे संबंधित ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं। आप देखेंगे तो सीधी सीधी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु समझाइए, ये 11 मार्कर्स का पहला क्वेश्चन है ना। इसमें लिखा है, इंग्लिश में आपको देखना पड़ेगा, एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंटेंट इसमें वर्ड यूज किया गया है। हिंदी से आप देखेंगे तो इतना क्लियर नहीं होगा, इंग्लिश से ज़्यादा क्लियर होगा। कंटेंट इसमें लिखना है ना, जो जो उसमें शब्द यूज किए गए हैं, जो भी विषय यूज किए गए हैं उनके बारे में उनको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन है, मैंने आज ही क्लास में इसके बारे में बताया था। इसका अथवा है, लोक अदालत की अवधारणा एवं उद्देश्य को समझाते हुए बताइए कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से पात्र हैं, यानी कौन कौन से ऐसे लोग हैं, व्यक्ति हैं जिनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। लोक अदालत की अवधारणा बताना, उसके उद्देश्य बताना है, ये है क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग की संरचना एवं संगठन को बताते हुए उसके कार्य समझाइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो 11 मार्क्स में हम ये देख रहे हैं कि जो अथवा वाले क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन इजी है और एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी घुमा के दिया गया है। अब जैसे 3.2 जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन तो एकदम इजी है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया गया। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका वरदान या श्राप है, ये क्या है? 5 मार्क्स के हिसाब से तो ठीक है, 11 मार्क्स में लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम जाएगी, है ना। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने भारत निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन लिखा होगा, इसको बहुत कम लोगों ने लिखा होगा मेरे ख्याल से, और लिखने में प्रॉब्लम भी आ सकती है ना। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के संबंध में कुछ एग्जाम्पल दे करके, नए एग्जाम्पल दे करके, राज्यों के एग्जाम्पल दे करके, जो चुनाव पिछले हुए हैं उनके एग्जाम्पल देकर के इसको समझाना था कि जाति किस तरह से राजनीति में अपनी भूमिका निभाती है। तो वो वरदान सिद्ध हो रही है कि अभिशाप सिद्ध हो रही है, तो दोनों का हमें उल्लेख करना था। आगे है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित नगरीय निकायों से संबंधित कार्यों को समझाइए। ये एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब इसके और में आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, AI के बारे में है, इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों को समझाइए। AI का बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, AI के उपयोग के बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, इसके दुरुपयोग के संबंध में भी बहुत ज़्यादा विचार विमर्श हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा। अब कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यहाँ पर AI कैसे आ गया, तो यहाँ पर AI इसलिए आया क्योंकि हमारे सिलेबस में तीसरी यूनिट में मीडिया की भूमिका दी गई है, तो मीडिया के अंतर्गत इसको पूछ लिया गया है ना, AI को। तो ये हो गया 3.4, इसमें महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन को समझाइए एवं इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। राम मनोहर लोहिया की चौखंबा राज की अवधारणा को समझाइए। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है, ये छोटे में आया है। यहाँ पर चौखंबा राज की अवधारणा जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि 11 नंबर में लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है। 3 नंबर 5 नंबर में इसको लिखा जा सकता है, लेकिन 11 नंबर में लिखने में काफ़ी समस्या आएगी। तो एक ट्रेंड मैं ये भी देख रहा हूँ कि 11 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी उसमें मैटर कम है, ज़्यादा आपको इधर उधर से उसको घुमा फिरा के लिखना पड़ेगा क्योंकि मैटर उतना ज़्यादा इसमें नहीं है। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों को समझाइए। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। 4 लक्ष्य हैं NPA के, उसमें प्रासंगिकता है, परिवर्तन है, मूल्य है, सामाजिक समता है। तो इन चारों लक्ष्यों का उल्लेख, उनका डिटेल करना है। प्रथम मनोवर सम्मेलन जो हुआ था 1968 में, उस सम्मेलन के दौरान ये चारों लक्ष्य सामने आए थे, तो उन चारों लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए, प्रथम मनोवर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए, डॉइट बाल्डो का उल्लेख करते हुए इसको लिखना था। ठीक है,
विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका, ये इस बार आने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावना थी। मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि नवीन लोक प्रशासन से क्वेश्चन आना है और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका से क्वेश्चन आना है। ये मैंने पहले ही क्लास में डिक्लेयर कर दिया था और वही हुआ। तो ये हो गया पहला पार्ट, पार्ट ए। पार्ट बी पर हम बात करते हैं। एमएसपी का उद्देश्य पूछ लिया गया, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए हैं पार्ट ए में और पब्लिक एड के जो क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादातर नोट से आए हैं। ऐसे ही पार्ट बी में मेरी 2 बुक चलती हैं, इकोनॉमी की चलती है और सोशोलॉजी की चलती है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन उन बुक से पूछे गए हैं। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, पूरा मैंने इसका डिटेल दिया हुआ है। प्रगतिशील कराधान, जो करारोपण संबंधी एक टॉपिक है, टैक्सेशन संबंधी टॉपिक, वहाँ पर जो है प्रगतिशील कराधान के बारे में पूरा डिटेल मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नोट्स में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राथमिक कार्य क्या है, ये पूरा मैंने बताया हुआ है बहुत डिटेल में। प्राथमिक कार्य लगभग सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जो भी सदस्य देश हैं उनके भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका प्राथमिक कार्य है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के प्राथमिक उद्देश्य, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पर बताना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का उद्देश्य बताना है। यूजीसी क्या है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वृद्धावस्था की डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है ना। वंचित वर्ग से क्या आशय है। ब्रूम एवं सेल्जेनिक के अनुसार संस्कृति क्या है। तो एक ये भी ट्रेंड में देख रहा हूँ कि जो डेफिनेशन पूछी गई है वो किसी विचारक या किसी संगठन के अनुसार पूछ रहे हैं। जैसे संस्कृति की परिभाषा जो पूछी गई है वो ब्रूम तथा सेल्जेनिक के अनुसार पूछी गई है। संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, ये ब्रूम तथा सेल्जेनिक ने संस्कृति की डेफिनेशन दी है ना। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। पर्टिकुलर किसी विचारक के अनुसार संस्कृति की डेफिनेशन पूछना ये टफ माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विचारकों की डेफिनेशंस हैं, आप किसकी किसकी याद करेंगे, है ना। तो ब्रूम तथा सेल्जेनिक ने कहा है कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है ना। तो इस तरीके से ये है। संस्कार का प्रमुख उद्देश्य बताना है। देखिए मैंने कई बार क्लासेस में बताया है कि का उद्देश्य और के उद्देश्य में आपको अंतर करना है। यहाँ पर का उद्देश्य यानी एक उद्देश्य आपको बताना है ना। तो इसका उद्देश्य ऐसे हम लिख सकते हैं, मानव जीवन को पवित्र, परिष्कृत, परिशुद्ध, परिमार्जित तथा मर्यादित बनाकर व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाना। ये मैंने बहुत सारे पॉइंट को मिला करके एक पॉइंट किया है, तो ये मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, है ना। मानव जीवन को पवित्र, परिष्कृत, परिशुद्ध, परिमार्जित तथा मर्यादित बनाकर व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाना, ये जो है इसका खास पर्पज हम बता सकते हैं। सामुदायिक विकास ग्रामीण जीवन के किन पक्षों को परिवर्तित करता है। ग्रामीण जीवन के किन पक्षों को परिवर्तित करता है, सिंपल है। ग्रामीण जीवन में जो व्यक्ति रहता है उसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता लाता है और उसका समग्र विकास करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक सभी तरह का विकास जो है इसके द्वारा होता है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या ये बताना है। पटेलिया समुदाय क्या है, उसका निवास क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, उसका निवास क्षेत्र बताना है। प्रतिरक्षा न्यूनता क्यों होता है, प्रतिरक्षा न्यूनता क्यों होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर्स का। 50 वर्ड्स के यानी 5 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भारत में हरित क्रांति के मुख्य घटक क्या हैं, ये क्वेश्चन पूरा नोट्स में दिया गया है। इकोनॉमी के नोट्स में आप देख सकते हैं। भारत सरकार की गैर कर राजस्व
प्राप्तियों में क्या शामिल है? तो गैर कर राजस्व प्राप्तियों में जो टैक्स से प्राप्त नहीं होती, बात जो टैक्स से प्राप्त नहीं होती वो इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे ब्याज है, अनुदान है ना, सेवाओं से प्राप्त आय है, इन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है ना। चालू खाता पूर्ण प्रवर्तनीयता का क्या अर्थ है? ये पूरा मैंने रुपए की पूर्ण प्रवर्तनीयता के संबंध में बताया है। आरबीआई ने 1994 में रुपए को चालू खाते में पूर्ण प्रवर्तनीय बनाया है। पूर्ण प्रवर्तनीयता का मतलब होता है कि भारतीय जो रुपया है वो अन्य विदेशी मुद्राओं में आसानी से परिवर्तित हो जाना, इसको कहते हैं पूर्ण प्रवर्तनीयता। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा नोट्स में दिया गया है। मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों की स्थिति क्या है? तो उनकी संख्या वगैरह बताना है। प्राथमिक शिक्षा का पहला चरण कौन सा होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निःशक्तता के 3 चरण बताइए। सभ्यता का माप सरल है किंतु संस्कृति का नहीं, इसको समझाना है ना। ये जब हम संस्कृति और सभ्यता में अंतर पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट आता है कि सभ्यता को हम आसानी से माप सकते हैं लेकिन सभ्यता संस्कृति को हम नहीं माप सकते, तो इसको एक्सप्लेन करना है। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। नाबार्ड क्या है? ये ग्रामीणों के लिए कैसे उपयोगी है? सिंपल क्वेश्चन है नाबार्ड, है ना। नाबार्ड का पुरुष नसबंदी क्या है? इसकी सलक्रिया समझाइए। भील जनजाति में गोल गधेड़ो विवाह की प्रथा को समझाइए। गोल गधेड़ो जो होली के अवसर पर होता है वो पूरा उसमें बताना है, गोल गधेड़ो में क्या होता है ना। ये जो है किसी युवक, विवाह करने वाले युवक के सौर की परीक्षा होती है और इसको परीक्षा विवाह के अंतर्गत हम मानते हैं, तो पूरा इसका प्रसंग है वो आपको इसमें बताना रहेगा। इसके बाद 11 मार्कर्स के क्वेश्चंस। विश्व व्यापार संगठन से भारतीय कृषि पर होने वाले संभावित प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें कृषि को लेकर के जो सब्सिडी है उसको लेकर के विवाद चलता रहता है विकसित विकासशील देशों में। भारत के संबंध में भी काफ़ी विवाद हैं, तो उसका जिक्र करते हुए इसको बताना है ना। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का वर्णन करना है। मेक इन इंडिया जो योजना है, पहल है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर लिखना। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या को उनकी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विवेचना कीजिए। इसके बाद है मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाओं की विवेचना कीजिए। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियों को समझाइए, समाधान भी दीजिए। भारत में वृद्धजनों की प्रमुख समस्याएं लिखिए, ये क्वेश्चन है। इसके बाद ये सोशियोलॉजी क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण की स्थिति और उनकी चुनौतियों को समझाइए, है ना। महिला आरक्षण जो पंचायती राज व्यवस्था नगरीय निकाय में भी है, तो उसकी स्थिति बताना है कि कहाँ पर महिला आरक्षण दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में कितना दिया गया है, किस आधार पर दिया गया है और उसमें क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, क्या उस आधार पर महिलाएं चुनी जा रही कि नहीं चुनी जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम महिलाओं को आ रही है, किस तरह से वो काम कर रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, तो ये पूरा डिटेल बताना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगर आप लिख पाए तो। बहिर्विवाह क्या है? गोत्र बहिर्विवाह को समझाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन नोट्स में क्लियर कट मेंशन किया गया है। मेरा जो नोट्स है सोशियोलॉजी का उसमें विवाह के जो प्रकार लिखे हुए हैं उसमें अंतर्विवाह बहिर्विवाह का उल्लेख किया गया है, तो उसमें बहिर्विवाह के बारे में लिखना। हालांकि मैटर की दिक्कत है थोड़ा सा, लेकिन लिखा जा सकता है इसको 11 मार्क्स के हिसाब से। जनसंख्या नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कीजिए, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। नातेदारी रीतियों में परिहार और परिहास एक दूसरे के विपरीत हैं, समझाइए। ये नातेदारी की रीतियां पहले भी पूछा गया है, अब यहाँ पर पर्टिकुलर 2 रीतियां पूछ ली गई हैं। परिहार और परिहास दोनों विपरीत होती हैं, तो दोनों के बारे में हमें उनका उल्लेख करना है और उदाहरण देना है। तो इसमें समझाना है कि परिहार और परिहास दोनों जो है अपोजिट व्यवस्थाएं होती हैं, अपोजिट रीतियां होती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 3 मार्कर्स जो हैं इस पेपर के अंतर्गत 3 मार्कर्स थोड़ा सा टफ आए हैं। 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 11 मार्कर्स में ये ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन टफ है और एक इजी है, अथवा में जो क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं उसमें एक इजी है और एक टफ है।
3 मार्कर्स के बारे में जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें कुछ कोटेशन पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ जो परिभाषाएं हैं वो किसी संस्था के अनुसार या विचारक के अनुसार पूछ ली गई हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे हैं जो स्टूडेंट से मेरे ख्याल से नहीं बने होंगे, और मैं समझता हूं कि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे हर पेपर में रहते हैं 3 मार्कर्स जो नहीं बनते हैं, तो उनको आपको नहीं करना है, उनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उनको आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप गैर जरूरी उसमें नहीं उलझें, बाकी क्वेश्चन करें, उसका जो समय है उसको बचाएं और उस समय को दूसरे क्वेश्चंस में लगाएं। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो मैं समझता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉपी चेंज हो गई है। 5 मार्कर्स में पूरा पेज दे दिया गया है, तो कई स्टूडेंट पूरा पेज लिख करके आ रहे हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि आपको पूरा पेज नहीं लिखना है, आपको केवल 50 वर्ड्स में ही आंसर लिखना है। उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं पूरे पेज का कि उसमें जो है कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, कुछ उसमें डायग्राम है ना, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार उसमें डायग्राम, चार्ट, फ्लो चार्ट, ग्राफ है ना, मैप, ये बना सकते हैं। लेकिन वर्ड आपको 50 ही लिखना है, 50-60 ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं और आपका पेपर छूट सकता है। तो इस तरीके से जो है आज का सेशन यहीं कंप्लीट हो जाता है। आगे हम फिर जो पेपर हो रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे के पेपर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।